सबसे पहले आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मुस्लिम वोटों की राजनीति ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बना दिया और आज भी हमारे देश में मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ विपक्षी नेताओं को बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, वो आंसू बहा रहे हैं और ये विपक्षी नेता उस मुख्तार अंसारी के लिए इंसाफ की दुआएं कर रहे हैं जिसने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया, जो हमारे लोकतंत्र का भी कई दशकों तक खुलेआम मजाक बनाता रहा। लेकिन इसके बावजूद आज मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ लोग आंसू भी बहा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने तो मुख्तार अंसारी को एक शहीद बताया है। पहले सुनिए आप। अल्लाह जो मुख्तार अंसारी साहब जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जेल में जहर इनको दे दिया गया, इनके खानदान वाले कहते हैं अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह जिनको जुल्म के जरिए मारा जा रहा है, परवरदिगार इनकी शहादत को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी खबरों को नूर से भर दे, परवरदिगार इनकी खबरों को नूर से भर दे। तो मुख्तार अंसारी जैसे खतरनाक डॉन, खतरनाक अपराधी जिनके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए थे, जिन्होंने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया और जिनके डर के साए में न जाने कितने लाखों लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे देश में कुछ नेता आंसू बहा रहे हैं। अब ये जो सारे लोग मुख्तार अंसारी को शहीद बता रहे हैं, उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। आज हम उन तमाम लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह का 3 साल पुराना बयान सुनाना चाहते हैं। शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के दबाव में मुलायम सिंह यादव की सरकार से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मुख्तार अंसारी के दबाव में आकर इस पुलिस अधिकारी से इस्तीफा ले लिया था, इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। आज जब आप इस पूर्व डीएसपी का बयान सुनेंगे, इनके आंसुओं को देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी ने कितने पाप किए थे और उसे शहीद कहना असल में हमारे असली शहीदों का कितना बड़ा अपमान है। और यह सोचिए हमारी पुलिस फोर्स का कितना बड़ा अपमान है। हमारी पुलिस फोर्स में जो हमारे बहादुर सिपाही हैं, जो हमारे बहादुर सोल्जर्स हैं, उनका कितना बड़ा अपमान है। पहले आप इस डीएसपी की बात सुनिए। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा वो केवल हम लोग जानते हैं। ये तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति में देखता था, तो जो किया था वो सामने आया और मुझे इस बात की रिलीफ है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते हैं। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं, किस तरह से जान बची हम लोग की। आज भी खौफ रहता है? खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेगा, डर नहीं लगता, लेकिन परेशान होता परिवार को, तकलीफ होती है। कितनी नौकरी बची थी जो आप करते? मेरे को अभी 10 साल भी नहीं हुई थी, ये तो मेरी कम से कम 20 से 21 साल मेरी सर्विस थी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर ली थी, कहा था मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। आज किया उन्होंने। अभी जिन्हें आपने सुना, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस के पूर्व डीएसपी हैं और इन्होंने मुख्तार अंसारी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से इनकार कर दिया था और इसीलिए मुख्तार अंसारी ने इनकी नौकरी ले ली। मुख्तार अंसारी के दबाव में उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार में इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा। बहादुर पुलिस वालों की ये हालत कर दी गई थी एक जमाने में। जो बहादुर पुलिस वाले थे, जो कानून के रखवाले थे,
जो पुलिस में भर्ती के दौरान ये शपथ लेते थे कि वो जनता की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों को जो ये कहते थे कि हम सरकारी नौकर हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, आपने सुना होगा पुलिस वाले भी कहते हैं हम पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी हम जनता की सेवा करने के लिए हैं, जनता की नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों को भी मुख्तार अंसारी का नौकर बनाकर रख दिया गया था। उस समय के बड़े बड़े नेता और सरकारें चाहती थीं कि ये पुलिस वाले मुख्तार अंसारी के नौकर की तरह रहें। सोचिए हमारे देश की राजनीति कैसी हो गई कि आज मुख्तार अंसारी के इस अत्याचार की कोई बात नहीं कर रहा, इस डीएसपी के आंसुओं की कोई बात नहीं कर रहा, जबकि मुख्तार अंसारी ने शैलेंद्र सिंह जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। और हैरानी की बात यह है कि शैलेंद्र सिंह के मामले में तो उस समय की मुलायम सिंह यादव की सरकार अपने पुलिस अफसर के साथ नहीं बल्कि एक डॉन के साथ खड़ी हुई थी और उसे बचाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। शैलेंद्र सिंह की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बाकी पुलिसकर्मियों की तरह मुख्तार अंसारी के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे और वर्ष 2004 में उन्होंने वाराणसी में एसटीएफ का चीफ रहते हुए मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर रेड मारी और उसके पास से एक लाइट मशीन गन बरामद की। और इस मामले में तब शैलेंद्र सिंह ने निडर होकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ आतंकवाद की धाराओं में पोटा कानून के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया था, बहादुरी दिखाई थी, जो सही था वही किया था, इसी को कहते हैं न्याय। और जब पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाता है तो क्या होता है देखिए। लेकिन आरोप यह लगता है कि पुलिस मुलायम सिंह यादव की सरकार ने शैलेंद्र सिंह पर दबाव बनाया कि वो उस मुकदमे की विवेचना से मुख्तार अंसारी का नाम हटा दें, और जब शैलेंद्र सिंह ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया और उन्हें कई धमकियां दी गई जान से मारने की। उनके परिवार की जान खतरे में आ गई, उनकी जान खतरे में आ गई और इसके बाद शैलेंद्र सिंह को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। और बाद में एक और मामले में शैलेंद्र सिंह को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और सोचिए ये सब मुलायम सिंह यादव ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटों की राजनीति करनी थी और वो मुख्तार अंसारी को इन मुस्लिम वोटों का, इन मुसलमानों का पोस्टर बॉय बनाना चाहते थे और मानते भी थे। और आज भी हमारे देश के विपक्षी नेता यही कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को शहीद बता दिया है। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत पर इस पूर्व डीएसपी ने कहा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और उन्हें अब जाकर इंसाफ मिला है। अब आप इसी पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए जिसकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा वो केवल हम लोग जानते हैं। ये तिल तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति में देखता था तो जो किया था वो सामने आया और मुझे इस बात की रिलीफ है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज हमारे देश में मुख्तार अंसारी की मौत पर एक बहस छिड़ी हुई है। बहुत सारे विपक्षी नेता मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा दुख जता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है बताता हूं आपको। उसे माननीय मुख्तार अंसारी कहा जा रहा है। कुछ लोग मुख्तार जी कहकर लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं श्री मुख्तार अंसारी जी, और उसे गरीबों का मसीहा बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत में मुख्तार अंसारी के जीवन को आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिनमें एक तस्वीर में वो दंगों के दौरान खुली जीप में घूमकर लोगों को धमका रहा है, जनता में जा रहा है बंदूक लेकर और खुलेआम लोगों की हत्याएं करवा रहा है। दूसरी तस्वीर में वो खुद को दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का और अल्पसंख्यकों का मसीहा कहता था। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक अपराधी, एक डॉन जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो बिना हथियार के बाहर नहीं निकलता था, और जब वो राजनीति में आता है तो वही डॉन दलितों का और गरीबों का मसीहा बन जाता है। ये 2 रूप हैं मुख्तार अंसारी के जो आज आप देख रहे हैं। एक रूप है अपराधी का और दूसरा है एक नेता का। और ये जो दूसरा रूप है, आज हमारे देश के बहुत सारे नेता इसी रूप को याद करना चाहते हैं। हकीकत में ये एक माफिया डॉन था जिसने हजारों परिवारों को बर्बाद किया और कई लोगों की सिर्फ इसलिए हत्याएं करवाई क्योंकि वो उसके अपराधों के खिलाफ
कोर्ट में गवाही देने वाले थे। एक जमाना ऐसा था कि इससे लोग इतना डरते थे कि इसके खिलाफ अगर मुकदमा हो भी जाए तो लोग गवाही देने के लिए अदालत तक पहुंचते नहीं थे, या तो पहले ही मार दिए जाते थे या उन्हें इतना डरा दिया जाता था कि पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था और वो ऐसे खुली जीप में हथियारों के साथ बाहर निकलता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज इसी माफिया की मौत पर विपक्ष के तमाम नेता मातम मना रहे हैं और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा दुख जताया है और कहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ न्याय नहीं हुआ है, यह तो बड़ा अन्याय हो गया। और ये सारे वही नेता हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे कुख्यात खतरनाक अपराधियों को मुसलमानों का पोस्टर बॉय बनाकर देश के सामने पेश किया, क्योंकि इन नेताओं को ऐसा लगता था कि वो अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को टिकट दे देंगे, इन्हें अपना संरक्षण देंगे, इन्हें आगे बढ़ाएंगे, इनकी मदद करेंगे, तो इससे देश के मुसलमान खुश हो जाएंगे और फिर वो उन पार्टियों को वोट देंगे। लेकिन आज हम इस देश के मुसलमानों से पूछना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आज इस देश के मुसलमानों को तय करना है कि उनके पोस्टर बॉय और उनके आदर्श मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधी होने चाहिए या उनके आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान और भारतीय सेना में हमारे वीर सैनिक, वीर शहीद अब्दुल हमीद होने चाहिए। आज देश के मुसलमानों को यह तय करना है कि उन्होंने हमारे देश के कुछ नेताओं को यह हक कैसे दे दिया कि वो इन अपराधियों को, इन खतरनाक गैंगस्टर्स को, इन डाकुओं को, इन मर्डरर्स को देश में मुसलमानों का असली प्रतिनिधि बनाकर पेश किया करें, उन्हें मुसलमानों का पोस्टर बॉय बना दें और फिर पूरे दुनिया को यह बताएं कि अगर मुख्तार अंसारी को राहत दी जाती है, मुख्तार अंसारी को अगर टिकट दी जाती है, अगर उसके साथ फोटो खिंचवाई जाती है, तो देश के मुसलमान खुश होते हैं। ये गलत फहमी इन नेताओं को कैसे हुई? आज हम गाजीपुर के लोगों से भी ये पूछना चाहते हैं कि वो गाजीपुर के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को अपना पोस्टर बॉय मानते हैं या फिर वो गाजीपुर के वीर सपूत शहीद अब्दुल हमीद को अपना पोस्टर बॉय मानते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूं जानते हैं आप? अब्दुल हमीद, जिन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। और यह बात हम इसलिए आज पूछ रहे हैं कि गाजीपुर में आज जिस तरह से मुख्तार अंसारी के लिए नारे लगाए गए, वैसे नारे कभी भी इसी गाजीपुर के रहने वाले लोगों ने शहीद अब्दुल हमीद के लिए नहीं लगाए। और अब्दुल हमीद का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि शहीद अब्दुल हमीद भी इसी गाजीपुर से आते हैं। देखिए, देश के लिए यह भी ब्लैक और व्हाइट की तरह दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। शहीद अब्दुल हमीद गाजीपुर के थे और मुख्तार अंसारी भी गाजीपुर का ही था। लेकिन गाजीपुर के लोग अपना हीरो किसे मानते हैं? अब्दुल हमीद को या फिर मुख्तार अंसारी को? और मुख्तार अंसारी के लिए कैसे नारे लगे, अब जरा देखिए आप। इतनी भीड़ शहीद अब्दुल हमीद के लिए भी इकट्ठा नहीं हुई होगी। ऐसे नारे गाजीपुर के लोगों ने अब्दुल हमीद के लिए भी नहीं लगाए होंगे, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो भारतीय सेना में थे। लेकिन गाजीपुर के ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और आज ये मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है हमारा देश। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव ने गहरा दुख जताया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व और कर्तव्य होता है, और जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं, और यह यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है।
लेकिन जरा सोचिए, जब यही मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी की सरकारों में लोगों की खुलेआम हत्याएं करवा रहा था, दंगों में लोगों की जान ले रहा था, खुलेआम हथियार लहराकर खुली जीप में बैठकर निकलता था, तब अखिलेश यादव को यूपी में यह शून्यकाल नजर नहीं आया जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। बल्कि उस समय तो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के साथ तस्वीरें खिंचवाया करते थे। आज अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। लेकिन क्या अखिलेश यादव आज लोगों को यह भी बताएंगे कि जब वर्ष 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इन दंगों में कर्फ्यू के बीच मुख्तार अंसारी हथियार लहराते हुए खुलेआम खुली जीप में बाहर घूम रहा था कर्फ्यू के दौरान, तब उत्तर प्रदेश में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी और उनके पिता मुलायम सिंह यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे और वो इस कर्फ्यू के दौरान भी मुख्तार अंसारी को रोक नहीं पाए और उस समय मऊ के सांप्रदायिक दंगों में 7 लोग मारे गए थे। और यहां आप मुख्तार अंसारी को खुलेआम इस खुली जीप में बैठे हुए देख भी सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने तब आम लोगों की मौत पर यह नहीं कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। जब आम लोग मर रहे थे, जब गरीब जनता मर रही थी दंगों में, तब यह बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। तब उन्होंने एक बार भी माफी नहीं मांगी कि हम लोगों की हिफाजत नहीं कर पाए। लेकिन मुख्तार अंसारी के मरते ही अखिलेश यादव आज यही बात कह रहे हैं। यह राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है, आज हम आपको उसका कड़वा सच भी जरूर दिखाना चाहते हैं। और यह बात अब आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कोई और नहीं बताएगा आपको। वर्ष 1996 से 2017 के बीच मुख्तार अंसारी ने 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि ऐसे बड़े बड़े अपराधी, ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके दामन पर खून लगा हुआ है, उन्हें पार्टियां टिकट भी देती हैं और उनकी मदद भी करती हैं और वो चुनाव जीतकर माननीय विधायक बन जाते हैं। और इन 5 चुनावों में 3 बार वो जेल से चुनाव लड़कर विधायक बना। लेकिन उस समय किसी भी विपक्षी दल को भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इतना बड़ा अपराधी जेल में रहते हुए चुनाव कैसे जीत रहा है, हमारे लोकतंत्र का क्या होगा। और किसी को भारत के संविधान की भी चिंता तब नहीं हुई कि अगर ऐसे ऐसे लोग चुनकर विधायक बन जाएंगे तो हमारे संविधान का क्या होगा, हमारे लोकतंत्र का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। एक नेता को इसकी चिंता नहीं थी, किसी ने भी नहीं कहा। इसके अलावा बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने कभी ना कभी मुख्तार अंसारी का समर्थन किया है और उसे राजनीतिक संरक्षण दिया है, पाल पोसकर बड़ा किया है। और इस दौरान मुख्तार अंसारी लगातार अपराध करता रहा और लोगों पर उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते चले गए। वो जानता था उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो ये समझ बैठा था कि वो मुसलमान वोटों का सबसे बड़ा ठेकेदार बन चुका है और बाकी के जो नेता थे, राजनीतिक पार्टियां थीं, वो उसे पाल पोसकर इसलिए बड़ा कर रहे थे ताकि वो मुख्तार अंसारी को मुसलमानों का पोस्टर बॉय बनाकर पेश कर सके और उसके जरिए मुसलमान वोट हासिल कर सके। लेकिन कभी इन राजनीतिक पार्टियों को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंता नहीं हुई। आज यही सारे दल मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू बहा रहे हैं और इनमें मायावती का भी नाम है। मायावती का कहना है कि मुख्तार अंसारी की मौत की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और वो मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मायावती ही मुख्तार अंसारी को यह जानते हुए राजनीति में लाई थी कि वो एक खतरनाक डॉन है, उस पर हत्या और कई दूसरे संगीन मामलों में आरोप लगे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि मऊ के जिन सांप्रदायिक दंगों में 7 लोग मारे गए थे, उन दंगों में मुख्तार अंसारी की भूमिका होते हुए भी सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए मायावती ने वर्ष 2007 में एक बार फिर मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था और फिर वर्ष 2009 में मुख्तार अंसारी ने बीएसपी की टिकट पर जेल में रहते हुए ही वाराणसी की सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। वाराणसी की वही सीट जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से सांसद हैं, उसी सीट से इस अपराधी ने भी चुनाव लड़ा था और मायावती ने उसे टिकट दिया था। यानी मायावती तो मुख्तार अंसारी पर इतनी मेहरबान थी कि वो उसे जेल से ही विधायक से माननीय सांसद बनाना चाहती थी।
लेकिन वाराणसी के लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया और मुख्तार अंसारी को लगभग 17,000 वोटों से तब वहां की जनता ने हरा दिया। इसके अलावा लेकिन यहां पर भी आप देखें, यह लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक है कि उस चुनाव में भी मुख्तार अंसारी सिर्फ 17,000 वोटों से हारा और उसे 1,85,000 लगभग 1,86,000 वोट तब भी मिल गए। सोचिए आप। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों में ऐसा चमत्कार हुआ कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी की संपत्ति 21 करोड़ रुपए बढ़ गई। 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तब मुख्तार अंसारी की कुल संपत्ति लगभग 82 लाख रुपए थी। लेकिन वर्ष 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से हटे तब तक मुख्तार अंसारी की यही संपत्ति लगभग 22 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। यानी जो व्यक्ति 2005 से जेल से बाहर नहीं आया, 2005 के बाद से, उसकी संपत्ति जेल में रहते हुए ही बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान 21 करोड़ रुपए बढ़ गई और यह बहुत बड़ा चमत्कार ही माना जाएगा। यह चमत्कार ऐसे हुआ कि इन पार्टियों की सरकारों में मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। इसी वजह से लगभग 35 वर्षों तक किसी भी मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कभी किसी अदालत का कोई फैसला आया ही नहीं। सोचिए, मुकदमे तो होते थे लेकिन अदालत का फैसला कभी नहीं आता था। और सोचिए यह कितनी गंभीर बात है कि जिस व्यक्ति पर वर्ष 1988 में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उसे पहली बार किसी मामले में सजा वर्ष 2022 में हुई। यानी पहला फैसला आने में 34 वर्ष लग गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले की सरकारें मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस को किसी भी मामले में ठीक से जांच करने ही नहीं देती थी और जो गवाह होते थे उन्हें मुख्तार अंसारी जेल से ही मरवा दिया करता था। तो गवाह या तो जिंदा नहीं बचते थे और या फिर डर के मारे भाग जाते थे। देखिए, हम अपने देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका दोष कई बार तो देते हैं मुगलों को। हम कहते हैं हम तो हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं, पहले मुगल आए और बाहर से जो शासक आए उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया, ये हम दोष देते हैं। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया और फिर कहीं जाकर हम 1947 में आजाद हुए। लेकिन यह आजादी किस काम की, जब मुख्तार अंसारी जैसे आदमी को भी कोर्ट फैसला सुनाने में 34 साल लगा दे, तो ये किस काम की है ये आजादी। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हुए। बुरे दिन तब शुरू हुए हैं और वर्ष 2022 में उसे लखनऊ के जेलर को धमकी देने के मामले में पहली बार दोषी ठहराया गया और फिर पिछले 1.5 वर्षों में अदालतों ने 8 अलग अलग मामलों में उसके खिलाफ सजा सुनाई है। तो देखिए, जब ऊपर सरकार होती है जो फैसले लेती है और जो अदालतों को रोकती नहीं, जो पुलिस को रोकती नहीं, जो गवाह हैं उन्हें रोकती नहीं, तब फटाफट फैसले आते हैं जैसे कि अब आ रहे हैं। जिस डॉन का बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, उस डॉन की योगी सरकार में पूरी हेकड़ी निकल गई और पिछले 1.5 वर्षों में मुख्तार अंसारी को कुल 8 आपराधिक मुकदमों में 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हुई। अब जरा यह सोचकर देखिए कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बनते, योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में ना आती, तो आज शायद मैं भी आपको मुख्तार अंसारी के कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की खबर बता रहा होता। आज शायद मैं आपको यह बता रहा होता कि इस बार लोकसभा के चुनाव में मुख्तार अंसारी फलानी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बार अभी आज मैं आपको खड़े होकर यह बता रहा होता कि मुख्तार अंसारी ने इस बार किस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है, ये खबर मैं आपको बता रहा होता। और शायद अब से 2 महीने के बाद मैं आपको यह बता रहा होता कि मुख्तार अंसारी शायद लोकसभा का चुनाव जीत भी गया अगर वो लड़ता तो। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों पर मुख्तार अंसारी की पकड़ कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मुख्तार अंसारी के लिए उस जमाने में जब वो गाजीपुर की जेल में था, उस जमाने में गाजीपुर की जेल में खास तौर पर एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाया गया, जहां उस समय के डीएम और बाकी बड़े अधिकारियों के साथ मुख्तार अंसारी बैडमिंटन खेला करता था, क्योंकि उसे बैडमिंटन खेलने का शौक था और यह शौक जेल में उसका पूरा करवाया जाता था। बैडमिंटन का कोर्ट तैयार किया गया और नहीं तो डीएम उसके साथ
बैडमिंटन खेलने के लिए आता था। सरकारी अधिकारी जेल जाते थे इसके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए, और उस मैच में शायद जानबूझकर हार भी जाते होंगे मुख्तार अंसारी से, इसे खुश करने के लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी को मछली खाने का बड़ा शौक था और उसे ताजा मछलियों का शौक था। वो कहता था कि मुझे ताजा मछली चाहिए, इसलिए उसने गाजीपुर की ही जेल में एक तालाब खुदवा दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उस दौर में मुख्तार अंसारी को जिस जिस जेल में भेजा जाता था वहां पुलिस उसके कुक को किसी न किसी अपराध में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया करती थी, जिसके बाद उसका कुक जो होता था वो हर रोज मुख्तार अंसारी के लिए शानदार पकवान और खाना जेल में बनाया करता था। और कई बार ऐसा भी होता था जब लखनऊ की जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी अपने पूरे परिवार के साथ हर रोज शाम को हजरतगंज घूमने के लिए चला जाता था। कैदी है, जेल में बंद है, लेकिन परिवार को लेकर हजरतगंज घूमने जाता था शाम को, और कोई रोकने वाला नहीं। और घूमकर बाहर 3-4 घंटे टहलने के बाद, अपने परिवार से मिलने के बाद वापस रात को जेल में आ जाता था। यह सब कुछ समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों के दौरान हुआ करता था। इसके बाद वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और यहीं से इसके बुरे दिन शुरू हुए। और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद असल में मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। और जो मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों में जेल में ठाठ से रहता था, वही अंसारी पिछले साल जेल में कुरकुरे, बिस्किट और आम भिजवाने के लिए अदालत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। अदालत से कह रहा था कि मेरा कुरकुरे खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप कृपया करके इसका इंतजाम करवा दीजिए। इससे आप समझ सकते हैं कि जब किसी अपराधी को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण समाप्त हो जाता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। और आपको याद होगा पिछले साल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश से माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी भी दूर का अपराध। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी भी दूर का अपराधी। मुख्तार अंसारी 63 वर्ष का था और उसे कल रात 8:25 पर बेहोशी की हालत में बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर बांदा मेडिकल कॉलेज का वही मेडिकल बुलेटिन है जिसमें साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी को जेल में उल्टियां हुई, इसके बाद वो अचानक से नीचे गिर गया और बाद में फिर उसे अस्पताल लाया गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। लेकिन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को जेल में जहर देकर मारा गया है। को जहर दिया गया, उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूं। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूं कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल। मुख्तार अंसारी ने अपनी मौत से सिर्फ 1 हफ्ते पहले 21 मार्च को बाराबंकी की अदालत में यह कहा था कि उसे जेल के अंदर खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और यही बात उसने अपनी मौत से 40 दिन पहले भी कही थी। और इसी आधार पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जेल में जहर देकर हत्या की गई है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जो शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। जिस बांदा जेल में 28 मार्च को मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, उसी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा अंसारी को 9 जनवरी 2018 को तब भी उनकी तबीयत खराब हुई थी और इन दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी।
उस दिन अफशा अंसारी अपने बेटे उमर अंसारी के साथ बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए आई थी और इसके बाद आरोप है कि जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें चाय पीने के लिए दी गई। उमर अंसारी ने चाय पीने से मना कर दिया, जबकि मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा अंसारी ने जेल प्रशासन द्वारा दी गई चाय पी ली और इस चाय को पीते ही दोनों अचानक से बेहोश हो गए। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि उस समय इसी बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी को इलाज के लिए लाया गया था और मुख्तार अंसारी के परिवार का तब आरोप था कि उसे और उसकी पत्नी को एक साथ हार्ट अटैक इसलिए आया क्योंकि दोनों ने जेल में बनी चाय पी थी और चाय में जहर था। पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं 2018 की, जब पति पत्नी दोनों को ही हार्ट अटैक आया था। लेकिन अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया था और बाद में मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी को इलाज के लिए लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दौरान यह बात पता चली कि मुख्तार अंसारी लगभग 14 वर्षों से लखनऊ के इसी अस्पताल में अपने दिल की बीमारी का इलाज करा रहा था। और इससे यह पता चलता है कि मुख्तार अंसारी को पहले से ही दिल की बीमारी थी और हमें सूत्रों से पता चला है कि उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही पता चला कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और उसे स्लो पॉइजन देने का आरोप गलत है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में जहर देकर हत्या की गई है, उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि जब वर्ष 2019 से 2021 के बीच मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, तब वो कई बार दिल की बीमारी और डायबिटीज की बीमारी का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था और पंजाब में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या हम ये मान लें कि पंजाब की जेल में भी मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी वहां पर तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा? पंजाब में तो उसकी अपनी सरकार थी, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर वहां पर वो अपना दिल की बीमारी का इलाज कैसे करा रहा था? वहां पर उसका जो मेडिकल बुलेटिन है आज मैं लेकर आया हूं, वो पढ़कर सुनाऊंगा। पंजाब में उसकी तबीयत कैसे बिगड़ी? सच्चाई यह है कि 29 मार्च 2019 को, तिथि याद रखिएगा, 2019 मार्च 2019 में मुख्तार अंसारी चंडीगढ़ के अस्पताल में बीमार होने के बाद भर्ती हुआ था। यह तब की बात है जब वो पंजाब की जेल में था और वो तब लगातार बीमार ही रहता था। शायद इसलिए भी रहता होगा क्योंकि उसे जेल में नहीं रहना था और वहां जरा सा बहाना मारकर वो अस्पताल में शिफ्ट हो जाया करता था और बाकायदा उसे व्हील चेयर मिलती थी। वर्ष 2021 में जब उसे पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया गया, तब भी उसी जेल में 2021 से 2024 के बीच जेल में 84 बार उसे अपना इलाज कराना पड़ा और सरकार तमाम नियमों के तहत उसका अस्पताल में इलाज करवा रही थी। आज मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक रिपोर्ट है 27/2/2020 की। ये डिस्ट्रिक्ट रूपनगर पंजाब की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इसे डिप्रेशन है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इसको है। नेहरू हॉस्पिटल चंडीगढ़ 2019 मार्च की यह रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि इसे डायबिटीज है, इसे हाइपरटेंशन है और इसे प्रोलैप्स्ड डिस्क है L5 और S1, यानी कमर में भी इसको परेशानी थी। उसके बाद मुख्तार अंसारी और उसके परिवार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। उसकी पत्नी कहती हैं अफशा अंसारी ने एप्लीकेशन दी है राष्ट्रपति को 10/9/2018 को। तिथि देखिए 10/9/2018 और उसमें ये कहते हैं, उनकी पत्नी कहती हैं कि माय हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीजेस, हाई BP, डायबिटीज, डिजीज ऑफ द बैकबोन। Due to lack of proper treatment, he has even suffered from the heart attack in the बांदा जेल। यह 2018 की बात है। फिर मुख्तार अंसारी ने 2/11/2019 को रोपड़ जेल से भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और उसमें वो लिखता है, एट प्रेजेंट आई एम 60 years old who has earlier been suffered cardiac arrest twice inside the jail and also suffered from high blood sugar, diabetes etc। मतलब 2019 में भी ये कह रहा है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और मुझे हार्ट अटैक भी आ चुका है। 2018 में ही जनवरी में इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वहां पर भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो दिल की बीमारी है, वो इसको बताया गया कि वहां है।
एंजाइना पेन जो है वो इसका डिटेक्ट हुआ, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, यानी इसके पूरे जो शरीर के पैरामीटर्स थे सब पहले से ही हिले हुए थे और उसे तमाम तरह की बीमारियां थीं। दवाइयां इकोस्प्रिन ये खा रहा था, मेटोकार्ड खा रहा था और भी कई तरह की दवाइयां ये खा रहा था। आज हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं और आपको ये देखना चाहिए कि अति का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आप कुछ भी आरोप लगा लीजिए, लेकिन जो अति का अंत होता है वो ऐसे ही होता है। जिस मुख्तार अंसारी के हाथों में कभी गन हुआ करती थी, उसी मुख्तार अंसारी के हाथ कल बहुत कुछ कह रहे थे और इन तस्वीरों से आज आप समय के इस चक्र को समझ पाएंगे। समय बड़ा बलवान होता है। दो तस्वीरें देखिए, यहां आप मुख्तार अंसारी का हाथ देखिए जब वो दंगे कराता है, और यहां मुख्तार अंसारी का हाथ देखिए जब उसे अस्पताल लाया गया था और कैसे उसका हाथ जो है स्ट्रेचर से नीचे की तरफ झूल गया था। इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको समय का चक्र दिखाना चाहते हैं। समय कितना बलवान होता है आपको यह बताना चाहते हैं। कोई भी हमेशा के लिए ऐसा शक्तिशाली नहीं रह सकता। अब आप ये देखिए कि जिस मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय के शरीर को 21 गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया था, उसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आज मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी जी कहकर लिखा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु पर शोक जताती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस ने जब पहले इस मामले में उनका कभी साथ नहीं दिया तो अब उनकी पार्टी क्यों उनसे हमदर्दी जताएगी। अजय राय के भाई की हत्या इसी अपराधी ने की थी और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर दिया अगर, तो फिर कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का नुकसान हो जाएगा। और यह सबसे ज्यादा दुखद बात है कि आज पार्टियां सिर्फ इसलिए मुख्तार अंसारी का साथ दे रही हैं, सिर्फ इसलिए इसकी तारीफ कर रही हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए। और इसीलिए बार बार हम मुसलमानों से पूछते हैं कि क्या आप इस अपराधी के नाम पर वोट डालेंगे। वर्ष 1991 में जब अजय राय, जो आज कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, अजय राय 22 साल के थे। ये जो हम आज बता रहे हैं अजय राय को भी सुनना चाहिए, उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन आज उनके दिल का दर्द हम समझ सकते हैं। अजय राय 22 साल के थे तब आरोप है कि उनकी आंखों के सामने मुख्तार अंसारी और उसके शूटर्स ने अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद उन्होंने अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए दशकों तक संघर्ष किया अजय राय ने, लेकिन इस दौरान कांग्रेस का उन्हें कभी कोई समर्थन नहीं मिला। जिस कांग्रेस को अजय राय का साथ देना चाहिए था, उसी कांग्रेस पर यह आरोप लगा कि उसने पंजाब में अपनी सरकार के दौरान रोपड़ जेल को मुख्तार अंसारी का वीआईपी गेस्ट हाउस बना दिया था, और जहां मुख्तार अंसारी बड़ी शान से पूरे ऐशो आराम के साथ रहता था और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी कई कई दिनों तक रोपड़ की जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए आती थी और उसी के साथ जेल में रहती थी। और यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व जेल मंत्री हरजोत बैंस ने खुद कही है। और आप ये बात याद रखिएगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार का यह भी आरोप है कि उगाही के जिस मामले में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल से ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब की रोपड़ जेल लाया गया, वो मामला फर्जी था और असल में पंजाब की कांग्रेस की सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब लाकर उसे उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों से बचाना चाहती थी। Sir, India ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਸੀ यूपी ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਤੇ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। Then the UP government filed a writ in Supreme Court of India ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੋਇਆ। तो देखिए सरकारें कैसे चलती हैं।
मुख्तार अंसारी जानता था कि अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। किसी भी तरीके से उसे उत्तर प्रदेश की जेल से निकलना पड़ेगा। पंजाब में एक फर्जी मामला दर्ज कराया जाता है, फर्जी मामला, और कहा जाता है कि इस फर्जी मामले में हमें मुख्तार अंसारी की तलाश है, हमें उसकी जरूरत है, और फिर ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश से निकालकर उसे पंजाब की जेल में डाल दिया जाता है। पूरा फर्जी मामला, सिर्फ उसे राहत देने के लिए। जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 के बीच जब मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में था, तब उत्तर प्रदेश की अदालतों ने उसे अलग अलग मामलों में पेश होने के लिए 48 वारंट्स जारी किए, 48 वारंट। लेकिन मुख्तार अंसारी को कांग्रेस की सरकार पूरी कानूनी कार्रवाई से बचाती रही, और जब उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी हिरासत पंजाब सरकार से लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस की सरकार ने 55 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वकीलों की फीस पर खर्च कर दिए, ताकि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में ना ले जाया जा सके। सोचिए, पंजाब की सरकार ने 55 लाख रुपए खर्च कर दिए मुख्तार अंसारी का केस लड़ने के लिए, ताकि यह पंजाब की जेल में ही रह सके। इतनी मेहरबानी कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी पर तब दिखाई जब मुख्तार अंसारी ने उसी के नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या की थी। और यह बात यहां महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने तो अपने अजय राय के साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधी पार्टी में रहते हुए भी कांग्रेस के नेता अजय राय को इंसाफ दिलाया, और अवधेश राय हत्याकांड में कुछ समय पहले ही मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन कांग्रेस ने अजय राय के साथ क्या किया वो आप देख चुके हैं। अवधेश राय की तरह मुख्तार अंसारी ने 2005 में जेल से ही एक और विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवाई थी, जो मोहम्मदाबाद से बीजेपी के विधायक थे। और मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय को सिर्फ इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने चुनाव में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 5 बार के विधायक उसके भाई अफजल अंसारी को हरा दिया था। और यह बात मुख्तार अंसारी को इतनी चुभी कि उसने अपने शूटर से कृष्णानंद राय के काफिले पर 400 गोलियां चलवाई और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या करवा दी। लेकिन आज दिवंगत नेता कृष्णानंद राय के बेटे ने मुख्तार अंसारी की मौत पर खुशी जताई है और इसे भगवान का इंसाफ बताया है। आपने कई बार पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार को यूपी ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था, उस पर मान रही है, उस पर कार्रवाई हुई और ये सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। जी, वो रोपड़ जेल में रह करके ही वहाँ से अपराधीकरण का उसका बढ़ता रहा। मेरा यही था कि वो आकर के उसका सारा केस जिला गाजीपुर में था, वहीं से हमको उसी जेल से उसको तो मान रही हैं कि जो आपने पहल की थी उसका उसी का कुछ नतीजा निकला है। जी आशीर्वाद है बाबा विश्वनाथ राम। कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। तो ये है ब्लैक एंड व्हाइट, जो उसके शिकार हुए हैं लोग, जिन पर उसने अत्याचार किया है, जिन परिवारों को बर्बाद कर दिया है, वो इसे कहते हैं कि ये भगवान का किया हुआ न्याय है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी के चेहरे पर, उसके नाम पर वोट मांगना चाहते थे मुसलमानों का, वो आज कहते हैं कि वो तो गरीबों का मसीहा था। मुख्तार अंसारी जी कहकर उसे बुला रहे हैं और सोचते हैं कि मुख्तार अंसारी के नाम पर देश के मुसलमान उन्हें वोट दे देंगे। अब देंगे या नहीं, ये चुनाव में पता चलेगा। अब आपको ये बताते हैं कि जब मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की हत्या करवाने के लिए योगी आदित्यनाथ पर भी हमला कराया, तब योगी आदित्यनाथ उस हमले में कैसे बचे, वरना आज ये न्याय मुख्तार अंसारी के साथ हो नहीं पाता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ होते ही नहीं। वर्ष 2002 में जब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, उस समय वो पूर्वांचल में हिंदू समुदाय के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए और इस लोकप्रियता की वजह से अलग अलग सरकारों में उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बहुत दबाने की कोशिशें की गई। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा था, उस समय राज्य में माफिया अपराधियों को खुली छूट मिली हुई थी और इन अपराधियों में तब अतीक अहमद के अलावा मुख्तार अंसारी भी शामिल था। 2 ही तो बड़े गैंगस्टर्स थे उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। आज दोनों ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से भी बड़ा और कुख्यात अपराधी था और इस माफिया को भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत संरक्षण मिला और एक जमाने में मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला कराने की साजिश रची थी।
ये बात है वर्ष 2008 की, जब गुजरात के अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए और इन बम धमाकों के बाद कुछ संदिग्धों को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उस समय योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर दुखी थे और उन्होंने आजमगढ़ में एक आतंक विरोधी रैली करने का ऐलान किया। इस रैली में शामिल होने के लिए वो जिस काफिले से गोरखपुर से आजमगढ़ आ रहे थे, उसमें 100 से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों मोटरसाइकिलें चल रही थी। इसी दौरान रास्ते में उनके काफिले पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने जबरदस्त पथराव किया और इस काफिले में 7वें नंबर की गाड़ी पर, जो 7वें नंबर पर जो गाड़ी चल रही थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ के होने की खबर थी, उस पर गोलीबारी शुरू हो गई और इसके बाद वहां बहुत तनाव पैदा हो गया। बड़ी बात यह है, इस हमले में योगी आदित्यनाथ की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि सफर के दौरान जब वो चाय पीने के लिए एक जगह रुके, तब उन्होंने अपनी गाड़ी बदल ली थी और वो 7वें नंबर की गाड़ी में नहीं थे। हालांकि अगर तब उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उस हमले में कुछ भी हो सकता था और हो सकता है योगी आदित्यनाथ आज होते ही नहीं। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर यह हमला कराने का आरोप लगाया था। दुख की बात यह है कि मुख्तार अंसारी को इस हमले के लिए कोई सजा नहीं हुई, बल्कि उसे इनाम में लोकसभा चुनाव का टिकट देकर मायावती ने सम्मानित कर दिया। 1990 में जब अयोध्या में हजारों कार सेवक राम मंदिर के लिए कार सेवा करना चाहते थे, तब मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और उन्होंने उस समय कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिनमें कई कार सेवक राम मंदिर के लिए मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ जब 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमकर लोगों को मरवा रहा था, तब मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने का कोई आदेश नहीं दिया। और अब आखिर में मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, एक पिछले साल की और एक अब की। यह है अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश में दो सबसे बड़े अपराधियों का और माफिया डॉन्स का आतंक था, एक है अतीक अहमद और दूसरा मुख्तार अंसारी। और आपको याद होगा पिछले ही साल मुख्तार अंसारी की भी कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी और मुख्तार अंसारी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये दो बहुत बड़े गैंगस्टर्स, जिन्हें उत्तर प्रदेश की अलग अलग पार्टियों ने पूरा संरक्षण दिया, आज ये दोनों ही अपराधी और ये दोनों ही डॉन अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। सही हमेशा सही रहेगा, भले ही हर कोई इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत ही रहेगा, भले ही हर कोई इसके साथ हो।